हेलो ऑल, आज हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 1950 टू 1990। व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 1950 एंड 1990। सो लेट्स बिगिन। वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। द गोल ऑफ 5 years प्लान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद 1990 से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और 1990 से पहले डिफरेंट सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल था। सबसे पहले हम चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एज़ यू नो कि इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चर में वो सारी एक्टिविटीज़ कवर की जाती हैं जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड होती है, यानी कि प्रोडक्शन में कवर की जाती हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 रोल ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहला आता है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो था वो नेग्लिजिबल स्टेट पे था, तो इसीलिए जितनी भी जीडीपी थी इंडिया की उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था। सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज लेबर फोर्स। जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 80% जो था वो सारा एग्रीकल्चर में लगा हुआ था, जबकि प्रोडक्शन उतना नहीं होता था। तो उसको डेवलप करने के लिए ही इकोनॉमिक प्लानिंग की डेवलपिंग स्टेज पर इसको इम्पोर्टेंस दी गई थी। नेक्स्ट इज़ दी बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का काम करता था। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिगो या फिर जो कॉटन या इस तरीके की चीज़ें होती थी वो एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस होती थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रॉ मटेरियल का काम करती थी। नेक्स्ट इज़ दी कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। सेल्फ रिलायंट करने के लिए एग्रीकल्चर को ये बहुत ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके ताकि डोमेस्टिक ट्रेड भी पॉसिबल हो सके और इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। नेक्स्ट इज़ दी वेल्थ ऑफ द नेशन। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होने की वजह से हमारे नेशन की वेल्थ जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। नेक्स्ट इज़ कि एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था एज ऑन 1950, यानी कि ईयर 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले था लो प्रोडक्टिविटी। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में लार्ज लेबर फोर्स लगा हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था। इसके काफ़ी सारे रीजंस थे जो हम पहले भी लिस्ट आउट कर चुके हैं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, पुराने मेथड से करते थे, अच्छे सीड्स उन्हें नहीं मिल पाते थे, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी थी। नेक्स्ट इज़ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जहाँ पर लेबर फोर्स लगी तो हुई है एग्रीकल्चर में बट उनकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपके पास लैंड है, वहाँ पर 2 पर्सन काम करके भी प्रोडक्शन चल सकता है, एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन चल सकता है, और अगर उसी फैमिली के 2 पर्सन और लग गए तब भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। देखने में ये लग रहा है कि 4 पर्सन्स लगे हुए हैं एक प्रोडक्शन को करने के लिए, लेकिन 2 की ज़रूरत नहीं है। जिन 2 की ज़रूरत नहीं है, दीज 2 आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, कि जो कि छुपे हुए, डिस्गाइज मतलब छुपना, छुपे हुए अनएम्प्लॉयड पर्सन जिनका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में नहीं होता है बट ऑन एन एवरेज वो सामने नज़र आते हैं कि वो काम कर रहे हैं। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर के में जो सबसे ड्रॉबैक था वो था इरिगेशन फैसिलिटीज़ का। इरिगेशन ना होने की वजह से एग्रीकल्चर होली सोली डिपेंडेंट थी रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल होगी तो एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन अच्छा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फ्लड आ जाती थी तो सारी फसलें ख़राब हो जाती थी, ड्रॉट आता था तब भी फसलें ख़राब हो जाती थी। तो एग्रीकल्चर जो था वो एक अनप्रडिक्टेबल ऑक्यूपेशन बन गया था जो कि होली सोली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था।
सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ज़्यादा थी एग्रीकल्चर की 1950 में। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल इनपुट्स, पुराने सीड्स, पुराने जो मशीन्स होती थी, पुरानी टेक्निक्स, उन्हीं की बेसिस पर एग्रीकल्चर हो रहा था, विच इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज़ स्मॉल होल्डिंग। एग्रीकल्चर में जो 1950 में सिनेरियो था उसमें क्या था कि ज़मींदारी सिस्टम की वजह से लोगों की होल्डिंग्स जो थी वो स्मॉल पे स्मॉल होती गई और बहुत सारी पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थी, इसलिए होल्डिंग्स का सब डिवीज़न होता रहा और स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स में वो एग्रीकल्चर करते रहे। एज़ यू नो कि जहाँ पर स्मॉल होल्डिंग्स होगी वहाँ पे आउटपुट उतना नहीं निकलेगा, क्योंकि उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती स्मॉल होल्डिंग में जितने कि आप लार्ज होल्डिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। पुराने मेथड से वही हल जोत रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो था वो लो लेवल का था। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम जो था वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड था, जिसकी वजह से अगर प्रोडक्शन हो भी जाता था, बहुत सारी फसलें वैसे ही बेकार चली जाती थी या बहुत ही कम प्राइसेस पर बेची जाती थी, क्योंकि मार्केटिंग सिस्टम अच्छा नहीं था। लैंडलॉर्ड और टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो छोटे फार्मर्स थे या फिर लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो एग्रीकल्चर का जो स्टेटस था 1950 में वो बहुत ही लो लेवल का था। अगर हम एक समराइज वे में देखें तो एग्रीकल्चर में बेसिक प्रॉब्लम्स जो थी वो 3 टाइप की थी, डैट इज़ जनरल प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इनके डिफरेंट पार्ट्स थे। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं जनरल प्रॉब्लम्स को, कि जनरल प्रॉब्लम क्या थी। फर्स्ट वन इज़ डिपेंडेंसी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। लैंड डिग्रेडेशन थी, लैंड की क्वालिटी जो थी वो पता ही नहीं चल पाता था कि कौन सी उपजाऊ है और कौन सी नहीं है, जिसकी वजह से लोग लगे हुए हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, बट प्रोडक्शन उतना नहीं मिल पा रहा था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब छोटी छोटी कल्टीवेशन की जा रही थी, जो कि सिर्फ फार्मर्स की अपनी फैमिली के लिए ही सफिशेंट थी। मार्केटेबल सरप्लस यानी कि जो प्रोडक्शन हम मार्केट में बेचते हैं वो निल था या बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल था। क्रॉप लॉसेस होते थे बहुत ज़्यादा, पेस्ट की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से एंड ड्रॉट की वजह से। तो दीज प्रॉब्लम्स आर नोन एज दी जनरल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज़ दी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी थी एग्रीकल्चर में। फर्स्ट वन इज़ स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। यह भी हमने पढ़ा था कि होल्डिंग्स जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी और डिफरेंट जगह पर स्कैटर्ड थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो था वो वास्ट लेवल के ऊपर नहीं किया जा सकता था। अगर कोई टेक्नोलॉजी लाई भी जाती थी तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन जो था वो बहुत ही पुअर लेवल का था। ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट था, जिसकी वजह से टेनेंट्स को, लैंडलेस फार्मर्स को और जो छोटे कल्टीवेटर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं थी। फार्मर्स को अपना प्रोडक्शन, अगर जो कुछ भी मार्केटेबल सरप्लस मिलता था उसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार ना बिकने के कारण उससे कम दामों में भी बेचना पड़ता था या फिर फसलें ख़राब हो जाती थी। क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पास अगर कैश नहीं है तो वो नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम कर पाते थे या फिर उन्हें सीड्स जो हैं वो लो क्वालिटी के लेने पड़ते थे। नेक्स्ट इज़ दी टेक्निकल प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। एज़ यू नो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के नाम पे सिर्फ रेनफॉल ही एक ऐसा मीडियम था जिससे एग्रीकल्चर की जाती थी। कोई हैंड पम्प्स वगैरह या फिर जो बोरिंग होती है या नहर से जो पानी पहुंचता है खेतों तक, उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज़ दी रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न जो था वो लोगों को पता नहीं था किस सीज़न में कौन सी फसल बोई जाती है, इसकी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से एक टेक्निकली वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से किया जाता था, बहुत पुराने मेथड से लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, बट प्रोडक्शन उतना होता नहीं था।
अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स थी, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसी के बेसिस पे रिफॉर्म्स जो थे वो ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे करने के लिए। इनमें सबसे पहले था जर्नल रिफॉर्म। जर्नल जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही है। दैट इज़ दी एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किए, जिससे पानी जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल रहे। जब कल्टीवेशन का सीज़न हो, पानी के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़ते। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट के लिए बैंक्स और सहकारी शाखाओं को खोला गया, ताकि क्रेडिट जो है वो फार्मर्स को अवेल करवाया जा सके, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं सीड्स को लेकर, फर्टिलाइज़र्स को लेकर उन्हें पूरा कर सकें। रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ की डेवलप किया गया, ताकि फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोड्यूस को इन मार्केट्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। और एक मिनिमम गारंटी के तहत इस फूड क्रॉप्स को गवर्नमेंट ने भी खुद परचेज़ करना शुरू किया, ताकि वो फार्मर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके कि उनकी क्रॉप्स बर्बाद नहीं जाएंगी। सपोर्ट प्राइस पॉलिसीज़ को लाया गया, जिसके अंदर ये तय हुआ कि क्रॉप्स का एक जो मिनिमम प्राइस है वो फार्मर्स को अवेल करवाया ही जाएगा। अगर मार्केट में प्राइस उससे कम है तो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस के बेसिस पर वो सारी क्रॉप्स जो है वो खुद खरीद लेती थी, ताकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो फेयर मार्केट शॉप्स के थ्रू कर सके। नेक्स्ट इज़ द, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट इज़ द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले ज़मींदारी सिस्टम था। ज़मींदार जो थे वो कल्टीवेटर्स को लोन देते थे, यानी क्रेडिट पर पैसा देते थे फॉर देयर डिफरेंट नीड्स, और उसके बदले में वो बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर इंटरेस्ट वसूल करते थे, और कभी कभी तो उनसे उनकी लैंड ही ले लिया करते थे गिरवी के रूप में। और जब फार्मर्स उसे पूरा नहीं कर पाते थे इंटरेस्ट पेमेंट को, या फिर टाइम से प्रिंसिपल को रिटर्न नहीं कर पाते थे, तो वो लैंड ज़मींदार अपने पास रख लिया करते थे। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो बिचौलिए थे जो इन लैंड रिफॉर्म्स में अड़चन पैदा करते थे, उनका एबॉलिशन किया गया। रेगुलाइजेशन ऑफ रेंट, एक रेंट डिसाइड किया गया कि किसके अंडर हम लैंड को रेंट के लिए दे सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन। एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो डिफरेंट स्मॉल होल्डिंग्स इधर उधर स्कैटर्ड थी, उनके कंसोलिडेशन के लिए काम किया गया, ताकि प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे किया जा सके और डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जा सके। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक ये स्पेसिफाई कर दिया कि डिफरेंट पर्सनस के पास कितनी लैंड ही रहेगी। अगर किसी पर्सन के पास उस लैंड से, मतलब एक जो सीलिंग डिसाइड की गई थी उस लेवल से ज़्यादा की लैंड होती थी तो गवर्नमेंट उसे अपने पास ले लेती थी, एंड जिन फार्मर्स के पास नहीं होती थी उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग के लिए भी काम किया गया। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या था कि जो लैंड गवर्नमेंट ने सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स के तहत अपने पास रखी थी, उन लैंड्स के ऊपर जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके साथ मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग की, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स थे डैट इज़ द टेक्निकल रिफॉर्म्स, इनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज़ किया गया, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो इंडिया का एक बूम था एग्रीकल्चर को की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे कि ये कुछ एरियाज़ में ही स्पेसिफिक रह गया। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंडर ये डिसाइड किया गया कि फार्मर्स को एक स्टडी या एक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके पेस्ट और इंसेक्ट्स को रोका जा सकता है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक मात्रा, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो फार्मर्स को अवेयर करवाई गई कि इतने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डालने से आपकी क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी, और जो फूड क्वालिटी है उसके ऊपर भी असर नहीं होगा। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद गवर्नमेंट ने
जो एक पैटर्न था, एक अनइवन पैटर्न था, जो लोगों को पता नहीं था कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप को कल्टीवेट किया रहे ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद सॉइल जो होती है वो मतलब डीसॉल्ट हो जाती है, मतलब सॉल्टी हो जाती है, और उसके बाद क्रॉप्स आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च की गई कि उस टाइम पर कौन सी क्रॉप्स हम पैदा कर सकते हैं ताकि लैंड जो है वो खाली ना रहे और प्रोडक्शन जो है वो चलता रहे। तो रोटेशनल बेसिस पर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट इज़ द मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए मॉडर्नाइज्ड और इम्प्रूव्ड वे जो था वो डेवलप करने की कोशिश की गई ताकि मॉडर्न टेक्निक से प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई थी इंडियन एग्रीकल्चर की, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो सके। अब हम एक छोटा सा एनालिसिस देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो हमने अभी देखा था कि टेक्निकल रिफॉर्म्स के तहत ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, कि उससे क्या अचीवमेंट्स हुई थी इंडियन इकोनॉमी को और क्या फेलियर्स रह गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में कमेंस हुआ था 1966 में, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ करके और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हमने क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसकी अचीवमेंट्स क्या थी कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर था उसमें इंक्रीज़ आया, जो फार्मर्स थे उनकी इनकम में इंक्रीज़ आया, कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा मिला, जिससे लोग जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर अब कमर्शियल फार्मिंग करने लगे थे। उनका मार्केटेबल सरप्लस होने लगा था जिसे वो मार्केट में बेचते थे, और हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स का यूज़ किया गया, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया गया, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की एक कॉम्बिनेशन को डेवलप किया गया, जिससे क्रॉप्स ख़राब ना हो, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करके उनको इम्प्रूव करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई वहाँ पर। तो ये अचीवमेंट्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर। लेकिन इसी के अंडर कुछ फेलियर्स भी डेवलप हुए इसके डेवलपमेंट स्टेज पर। इसमें सबसे पहला जो फेलियर था वो ये था कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर ही एप्लीकेबल हो पाया, मेनली वीट और राइस के ऊपर, सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सका था, और ये कुछ स्टेट्स तक ही सीमित रह गए। ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं सक्सेसफुल रहा था, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, इन्हीं एरियाज़ में जहाँ पर वीट एंड राइस का प्रोडक्शन होता था, वहीं पर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो देखने को मिला। बाकी पूरी कंट्री जो थी वो वैसी ही रही। पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि सिर्फ इसी एरियाज़ में डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से पॉवर्टी इन्हीं स्टेट्स में हटी। वो भी जो था मतलब इन स्टेट्स में भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही हुआ था, मतलब ऑल ओवर नहीं हुआ था। एंड नेक्स्ट इज़ increase in income disparity between the small and big farmers in some areas। कई एरियाज़ में जो स्मॉल और बिग फार्मर्स थे उनमें डिस्पैरिटी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि बिग फार्मर्स के पास पैसा अवेलेबल था, वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ कर सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीद सके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सके, जिसकी वजह से उनकी क्रॉप्स तो बढ़ गई। लेकिन उसी एरिया में जो स्मॉल फार्मर्स अवेलेबल थे वो लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से उतने ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सके जितना कि कंपैरेटिवली करना चाहिए था। तो एग्रीकल्चर में जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसकी अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स थे, बट ओवर एंड ऑल इसने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हमें कमर्शियल फार्मिंग तक जाने के लिए एक वे आउट प्रोवाइड किया, विच इज़ द प्लस पॉइंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। That's all for today. We will meet again with a new topic. Thank you.